बच्चों आज का जो हमारा क्लास होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा क्लास है। तो आइए कल के तरह फिर हम एक नए जोश के साथ सभी प्रश्नों को देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? प्रश्न क्या है? महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? मतलब प्रश्न यहाँ हो रहा है गजनवी पर। किस पर चर्चा हो रहा है? महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? महमूद गजनवी राजा थे और उस राजा के राज दरबार में जो बोली जाती थी भाषा, उसके बारे में चर्चा चल रहा है। तो महमूद गजनवी के दरबार में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी? आंसर देखिए तो आप लोग, क्या है? फारसी है ना। महमूद गजनवी के राज दरबार की भाषा क्या थी? तो बताएंगे आप लोग कौन सी भाषा थी? फारसी थी। और इस प्रश्न को आप लोग भी आय कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है ना आपको ये बहुत ज़्यादा फंसने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ये तो ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन सल्तनत काल की राज दरबारी भाषा क्या थी, मुगल काल की राज दरबारी भाषा क्या थी, ऐसे ऐसे प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं। इसलिए आप इस प्रश्न को भी कर लीजिए कि महमूद गजनवी के दरबार की भाषा क्या थी। तो बताइए कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लामिक जगत में, किस जगत में? इस्लामिक जगत में। इस्लामिक जगत में इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग इस्लाम धर्म है ना, तो इस्लाम धर्म के समूह में इस्लाम धर्म जहाँ है ना, जिस जगह पर जिस क्षेत्र में इस्लाम धर्म है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? इस्लामी जगत कहेंगे या इस्लामिक जगत कहेंगे। बात यहाँ तक समझ में आया? क्या कहेंगे? इस्लामिक जगत कहेंगे। अब है आगे कि खलीफा से, खलीफा का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। देखिए खलीफा का मतलब होता है पैगंबर का उत्तराधिकारी। खलीफा का मतलब क्या होता है? पैगंबर का उत्तराधिकारी। या सिंपल अर्थ में अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म के जो नियम कानून होते हैं ना, उसके शासक या संरक्षक कह सकते हैं। इस्लाम धर्म के जो नियम कानून के संरक्षक होते हैं उसको ही हम लोग खलीफा कहते हैं। और खलीफा का एक और अर्थ बताया आपको, पैगंबर का उत्तराधिकारी। तो देखिए पैगंबर मतलब आपको भगवान हो गया, तो पैगंबर का उत्तराधिकारी जो हुआ, जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान हुए और उस भगवान के जितने भी शिष्य हुए तो वो उनके मानने वाले हुए, उनके नियम कायदा को वो पालन करेंगे। तो वही बात है, जो भगवान का उत्तराधिकारी होगा यानी कि पैगंबर का जो उत्तराधिकारी होगा तो वही ना नियम कानून हम लोग को बताएंगे और हम लोग उसको पालन करेंगे। तो यहाँ पर खलीफा का मतलब एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, पैगंबर का उत्तराधिकारी या इस्लाम धर्म के नियम कानून का संरक्षक। बात समझ में आ गया? तो ये था आपको खलीफा का मतलब। तो प्रश्न है कि इस्लामिक जगत में खलीफा से सबसे पहले सुल्तान की उपाधि, कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि प्राप्ति करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये प्रश्न भी आया कर लीजिए आप लोग कि इस्लामिक जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था वह आपको महमूद गजनवी था। बात समझ में आ रहा है? मतलब वो था पहले आपको खलीफा, और खलीफा से वह कौन सी उपाधि धारण कर लिया? तो सुल्तान की उपाधि। और वो सबसे पहले, ये घटना सबसे पहले हुआ था इस्लामिक जगत में। याद रखिएगा कि इस्लामिक जगत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनवी था। और इसको और हम थोड़ा लंबा करके अगर समझे तो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो ये आपको महमूद गजनवी हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए कि गजनी क्या है? अफगानिस्तान का। बिल्कुल, गजनी एक क्षेत्र है। और यह क्षेत्र कहाँ पर है बताइए? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब यह है कि महमूद गजनवी की मृत्यु, जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गजनी पर यानी कि गजनी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है कौन? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, है ना। कौन सा अधिकार कर लेते हैं? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। फिर से बताइएगा, पूरा नाम बोलिएगा। यानी कि महमूद गजनवी के मर जाने के बाद गजनी पर किसका अधिकार हो जाता है? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का हो जाता है। क्या नाम है बताइए तो एक बार? बिल्कुल, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, अगला प्रश्न है
शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन, है ना। शिहाबुद्दीन का ही दूसरा नाम जो है आपको मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम किस नाम से और कब गौर की गद्दी पर बैठा। यानी कि अभी आप पढ़े थे मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, उसी का दूसरा नाम जो है वो आपको क्या है, शिहाबुद्दीन है। और कह रहा कि यह किस नाम से, मतलब वह किस नाम से गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर कब बैठा था और कहाँ बैठा था। तो देखिए गौर एक जगह है, कहाँ, चलिए, तो गौर एक क्षेत्र है और उसके बारे में ही चर्चा हो रही है कि मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम किस नाम से गद्दी पर बैठा और कब बैठा, है ना। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के नाम से, किस नाम से, मोहम्मद गौरी के नाम से, यानी कि नाम था उनका शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और वह गद्दी पर बैठता है किस नाम से, मोहम्मद गौरी के नाम से बैठता है। और कब बैठता है, 1173 ईस्वी में बैठता है। और किस जगह पर गद्दी पर बैठता है, तो गौर पर बैठता है। कहाँ पर बैठता है, इसलिए आप लोग प्रश्न को गौर से देखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न है, ध्यान से देखिए एक बार पुनः। शिहाबुद्दीन का दूसरा नाम क्या था, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, क्या नाम था, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। और यह किस नाम से गौर जगह पर बैठा था, तो यह बैठा था आपको जो है मोहम्मद गौरी के नाम से। और मोहम्मद गौरी के नाम से कब बैठा था, 1173 ईस्वी में। कहाँ पर बैठा था, बिल्कुल, तो गौर नामक जगह पर यह बैठे हुए थे। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने, किसने, मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण, यानी कि मोहम्मद गौरी जिसका दूसरा नाम क्या था, किस नाम से बैठा था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम था आपको शिहाबुद्दीन या मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया है, पहला आक्रमण वो कब किया है और किस राज्य के विरुद्ध किया है। तो देखिए मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। और बोलिएगा कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ और किस राज्य के विरुद्ध हुआ था, किस राज्य के विरुद्ध हुआ था, मुल्तान राज्य के विरुद्ध हुआ था। किसका आक्रमण है ये, मोहम्मद गौरी का। किस राज्य के विरुद्ध सबसे पहले आक्रमण किया था, कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी जो है अपना नाम बदल लिया था, तो वास्तविक में उसका नाम क्या था ये बताइए आप लोग, शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया। अब देखिए मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब, 1175 में था, और इनका दूसरा आक्रमण जो है यह आपको 3 साल के बाद होता है। तो 75 में 3 जोड़िए तो कितना हुआ, 78। तो तीसरा साल में हो जाता है ये 1178 ईस्वी में, और वो होता है आपको गुजरात के विरुद्ध होता है। किस राज्य के विरुद्ध होता है, बिल्कुल। तो दूसरा आक्रमण जो हुआ 1178 ईस्वी में किस राज्य के विरुद्ध हुआ है, गुजरात राज्य के विरुद्ध हुआ है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ, और दूसरा आक्रमण कब हुआ, पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ था, पहला आक्रमण जो हुआ था यह आपको मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, और दूसरा आक्रमण जो हुआ है वह आपको गुजरात के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना। और ये पाटन की अगर हम चर्चा करें तो यह जो है जिला है, पाटन जो है यह गुजरात राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, पहला विद्रोह हुआ था, और दूसरा विद्रोह जो हुआ है आपको गुजरात के विरुद्ध हुआ है। और वह गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है आपको पाटन, याद रखिएगा क्या नाम है, पाटन, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ, जल्दी बताइएगा। दूसरा आक्रमण कब हुआ, पहला आक्रमण किस राजा के विरुद्ध हुआ था, किस राज्य के विरुद्ध हुआ था, और दूसरा आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ है, बिल्कुल गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य का कौन सा जिला था, पाटन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर का राजा कौन था, है ना। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली और अजमेर का राजा कौन था,
ठीक है, तो दिल्ली और अजमेर का राजा था आपको पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था, बताइए मोहम्मद गौरी आक्रमण कब किया था? 1175 और 78 में भी किया था ना। तो 11 और 75 में जो आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली और कहाँ का? अजमेर का। दिल्ली और अजमेर। अजमेर शरीफ कहाँ है बताइए आप लोग? राजस्थान में है। तो ये जो है आपको राजा पृथ्वीराज चौहान थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए आप लोग। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1191 ईस्वी में, कब? 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के निकट, देखिए हरियाणा जो वर्तमान में आप जानते हैं जिसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो वहाँ कह रहा है कि हरियाणा के थानेश्वर के नज़दीक स्थित तराइन नामक स्थान पर, तराइन मतलब ये हरियाणा के थानेश्वर के नज़दीक में ही है आपको तराइन। तराइन का युद्ध जो आप चर्चा में सुनते रहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो वही तराइन कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। यानी कि तराइन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। देखिए मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर और अजमेर पर किसका शासन चल रहा था? तो देखिए एक बात बताइए, मोहम्मद गौरी आक्रमण किया और उस समय पृथ्वीराज चौहान राजा बना हुआ था दिल्ली का और अजमेर का, तो फिर उसी के साथ न संघर्ष होगा। तो वही बात हुआ है कि उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ है। लेकिन ये संघर्ष किस जगह पर हुआ है? तो हरियाणा राज्य के थानेश्वर नज़दीक में, हरियाणा राज्य के थानेश्वर एक जगह है और उस थानेश्वर के जगह के बगल में तराइन क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? और तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हो जाता है। वह युद्ध इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध उसको कहा जाता है। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान। देखिए याद रखिएगा, पहला वाला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पहला वाला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। अगर वहीं हम बात करें कि दूसरे युद्ध की, तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया है। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और दूसरा में जो है बिल्कुल। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ से पहला बार में आपको पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरी बार में कौन जीता है? तो बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1192। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो भी उसी के बीच में हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार वो पटका मार दिया और एक बार ये पटका मार दिया, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ है यह आपको मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया है, ठीक है ना। तो चलिए 1192 में हुआ है तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है और उसमें विजय कौन रहे हैं? तो मोहम्मद गौरी विजय रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? देखिए पृथ्वीराज चौहान तो दूसरा युद्ध में हार गया, तो उसमें कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था भाई? तो देखिए सेनापति का नाम था अस्कंद। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम था? अस्कंद। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ है। और यह युद्ध कब हुआ है? तो 1194 ईस्वी में हुआ है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध कब हुआ है? 1194 ईस्वी में हुआ है। और ये जो 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ, इसी युद्ध को ही चंदावर का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया? चंदावर का युद्ध। बिल्कुल। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध जो हुआ है वो किस ईस्वी में हुआ? 1194 में हुआ है। और यह इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग चंदावर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ वो किस ईस्वी में हुआ था? इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपते हुए गजनी लौट गया? है ना। मोहम्मद गौरी जो है जीत गया ना, तराइन के द्वितीय युद्ध में तो जीत गया,
जीतने के बाद फिर वो क्या करता है, भारत के कुछ और भी प्रदेश को जीतता है, और जीतने के बाद वहाँ पर सारा भार जो है कहता है कि लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक जी, आप ही यहाँ पर संभालिए, और अपना उत्तराधिकारी बना करके उसको सब कुछ सौंप देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया है। बताइए, मोहम्मद गौरी भारत के विविध प्रदेश का शासन किसे सौंपते हुए गजनी लौट गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए, आपका अगला प्रश्न है, वापस गजनी जाते समय कब और कहाँ किन विद्रोहियों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई? देखिए, बेचारा अब सोचा कि सब कुछ तो खत्म हो गया, युद्ध कर लिया, कुछ क्षेत्र भी जीत लिया, और वहाँ पर किसी को मालिक बना दिया कि अब आप यहाँ पर रहिए। किसको मालिक बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आप यहाँ पर रहिए कुतुबुद्दीन जी, अब हम जा रहे हैं। लेकिन बेचारा को रास्ते में गुंडा लग गया और उनको मर्डर भी कर दिया। ठीक है ना। तो वापस गजनी वो बेचारा जा रहे थे, कौन? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी गजनी जा रहे थे। उसी समय 1206 ईस्वी में मार्च का महीना था। बात समझ में आ रहा है? मार्च 1206 ईस्वी में धमिया का स्थान पर, किस स्थान पर है ना, धमिया का स्थान पर जो है, ठीक है ना, किन विद्रोहियों ने? तो सिया सुन्नी जानते हैं ना, सिया सुन्नी जो जात होता है, ठीक है ना, तो सिया जो है, आपको सिया विद्रोहियों ने मोहम्मद गौरी को हत्या कर दिया। अब बताइए कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? किस महीना में? मार्च महीना के 1206 ईस्वी में इनकी हत्या हुई। और किसने किया भाई साहब? तो सिया विद्रोहियों ने किया। देखिए, ये किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, सिया विद्रोहियों का नाम है। सिया विद्रोही जो है इनको हत्या कर दिया। और कहाँ पर कर दिया? तो धमियक में कर दिया। कहाँ पर कर दिया? धमियक नामक जगह पर कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? मोहम्मद गौरी की। कब किया? मार्च 1206 में। कहाँ पर किया? और किन विद्रोहियों के द्वारा किया गया? सिया विद्रोहियों के द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न है, हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को, किसको? मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? है ना, हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी में ही। बेचारा गजनी से आया था और सोचा कि जहाँ की मिट्टी है, मतलब जहाँ पर पैदा लिया जिस धरती में, और वहीं पर इसको दफना भी देंगे। और ठीक वही होता भी है। बेचारा गजनी से आया था और गजनी में ही जो है सो इनको दफनाने का भी काम किया गया। इसलिए इसके लाश को कहाँ पर ले गया? गजनी ले गया। चलिए, तो हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी ले जाकर दफनाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, दफनाने का मतलब क्या होता है और जलाने का मतलब क्या होता है? किन लोगों को पता नहीं तो बताइए, बता देंगे हम। दफनाने का मतलब होता है, जैसे मुस्लिम में क्या होता है कि उसको नहा धोआ करके जो है सीधे मिट्टी के अंदर में दबा दिया जाता है, मतलब कि गाड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दफनाना। अगर मान के चलिए किसी दूसरे जाति में, जैसे हिंदू हो या कोई भी जाति में अगर जला दिया, जैसे जैन में भी जलाता है, तो कहने का मतलब ये है कि जलाने की जो प्रथा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि जला दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे। तो हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ पर ले जाकर के दफनाया गया? चलिए, अब है आगे प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के किस गुलाम और किस सेनापति, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम और किस सेनापति ने 1197 से 98 ईस्वी में बिहार, 1199 ईस्वी में बंगाल और 1202 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था? कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न को सीधा सीधा समझिए, तो इसमें मोहम्मद गौरी को हम उससे कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। इतना बात सीधा याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी जो था ना, बख्तियार खिलजी 1977 से 1978 में बिहार राज्य में, 1199 में बंगाल राज्य में और 1206 ईस्वी में जो है आपको कालिंजर में, है ना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कालिंजर कहाँ है? ठीक है, कालिंजर भी आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कालिंजर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कालिंजर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो 1197 से 98 में आपको बिहार में, 1199 में बंगाल में, 1202 ईस्वी में कालिंजर। बताइए किस राज्य में कब है? 1197 से 98 बिहार में है और बंगाल में कब है? बंगाल में 1199 ईस्वी में है और 1202 ईस्वी में आपको कालिंजर में है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है अधिकार कर लिया था, ये विजय प्राप्त कर लिया था आक्रमण करके। कौन? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है आपको मोहम्मद गौरी का दास था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है ना। और वह गुलाम जो है
बिहार राज्य को 1197 से 98 के बीच में, वहीं बंगाल की अगर हम बात करें तो 1199 में, बंगाल में कब 1199 ईस्वी में, और वहीं कालिंजर की यदि बात करें तो 1202 ईस्वी में आपको बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, विजय प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, बताएंगे आप लोग। आप बताइए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का। सही बात बताए, तराइन का युद्ध। और कोई दूसरा युद्ध का नाम बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद, चलिए तुम बताओ। और द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? चलिए, तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अब बताएंगे आप लोग कि पृथ्वीराज रासो जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताइए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन किस ग्रंथ में है? अब आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कब हराया है? 1192 में, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करने के बाद उसके किस किले पर अधिकार कर लिया गया था? तो किला एराय पिथौरा पर। देखिए, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया, और हराने के बाद एक किला था, उस किला का नाम था किला एराय पिथौरा। बोलिएगा, क्या नाम था? और किला एराय पिथौरा पर जो है सो अपना अधिकार जमा लिया। और कौन जमा लिया? तो मोहम्मद गौरी ने जमा लिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था? है ना, अक्ता या इक्ता। इक्ता या अक्ता का मतलब होता है, जैसे कि आप देखिएगा कि आपके इलाके में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़मीन को, है ना, किसी धार्मिक स्थान में जो है सो दान कर देते हैं। जैसे मस्जिद बनाने के लिए या मंदिर बनवाने के लिए या कोई भी धार्मिक कार्य के लिए वो जो है आपको दान में ज़मीन दे देते हैं, उसको ही इक्ता या अक्ता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाब मिलना चाहिए, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जवाब मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो बड़ी तकलीफ होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम, यानी कि सबसे पहले अक्ता या इक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब एक बात बताइए, उसका तो गुलाम ही वही था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो सबसे पहले वो उसी को न देगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता या अक्ता किसे प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको प्रदान किया था? अब है कि भारत में गुलाम वंश के शासन की स्थापना कब और किसने की थी? और इसकी चर्चा तो हम कर ही दिए थे, आपको ऊपर में आ ही गया कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और कब किया? तो 1206 ईस्वी में किया। कब किया? 1206 ईस्वी में किया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और कब किया है? 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक राजा कब बना? तो 24 जून 1206 ईस्वी को। कब बना है? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया? 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया। और 1206 ईस्वी को ही आपको, है ना, गुलाम वंश की स्थापना भी हुई है। ठीक है यहाँ तक? अब बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो इक्ता मिला था वो कौन दिया था? मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या संबंध था? चलिए, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जब दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बने, गद्दी पर बैठे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ पर बनाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी आपको लाहौर में बनाई थी। और ये लाहौर जो है
आपको 1947 ईस्वी से पहले कहाँ था, बताइए आप लोग। चलिए, तो लाहौर जो है अपने भारत देश आज़ाद होने के पहले या अभी, ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी थी उस समय, याद रखिएगा, ठीक है। कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी बन गया ये लाहौर। आगे चलिए, तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ पर बना लिया था? लाहौर। और लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है, गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर बैठने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बना लिया था? और फिर अगला प्रश्न है कि गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण कर लिया था? तो कौन सी उपाधि धारण किया है? मलिक या सिपहसालार, बोलिएगा। मतलब दो उपाधि धारण किया था, एक मलिक उपाधि और एक सिपहसालार। गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण किया था? मलिक और सिपहसालार। मलिक और सिपहसालार। बात समझ में कुछ आया? गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण कर लिया था? मलिक या सिपहसालार। बात समझ में कुछ आ रहा है? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण किया था। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न इतना ही रहा है। अब हम लोग 2-4 प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, जवाब दीजिए। तो बताइए कि महमूद गजनबी जो थे, गजनबी, वह महमूद गजनी जो है, आपको इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई ये बता दीजिए। मृत्यु इनकी जो हुई है कहाँ पर हुई, बताइए। महमूद गजनबी की, ठीक है, महमूद गजनबी की मृत्यु गजनी में ही हुआ और 1030 ईस्वी में हुआ था। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप लोग कि मोहम्मद गौरी जो है और जयचंद के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को किस नाम से जाना था? चंदावर का युद्ध है। अब आप बताएंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? चलिए आप बताइए। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है ना? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है बताइए? 1192 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जम के कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।